हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। तो डिस्कस करते हैं आज करंट अफेयर्स के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ये हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस हैं जो इस साल एग्जाम में आ सकते हैं। तो जो भी चीज़ें न्यूज़ में रही हैं उनका एक एमसीक्यू मैंने तैयार करा है। आप इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो आप आगे आने वाले टाइम में जो भी एग्जाम देते हैं तो उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, माउंट कैनलॉन, ये न्यूज़ में था। ये किस कंट्री में है, ये किस वजह से न्यूज़ में था? ये क्योंकि वॉल्केनो एक्टिव था माउंट कैनलॉन में, एक्टिव वॉल्केनो, जिस वजह से ये न्यूज़ में था। तो फिलीपींस इसका आंसर है, क्योंकि एक्टिव वॉल्केनो अभी इस वजह से कई न्यूज़ में या न्यूज़पेपर में कवर हुआ था। तो फिलीपींस में है। क्वेश्चन नंबर ये जो 23 है इसमें देखते हैं, आरटीआई की रिक्वेस्ट हम कौन हैंडल करता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में? देखिए, जब हम आरटीआई फाइल करते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आपको पता होगा, आरटीआई एक्ट 2005 में पास हुआ था। आरटीआई एक्ट में क्या होता है कि हम किसी भी पब्लिक अथॉरिटी का मतलब है कोई भी गवर्नमेंट बॉडी, ऑर्गेनाइजेशन, सरकारी ऑफिस, ठीक है, सरकारी कर्मचारी, उनसे हम उस डिपार्टमेंट के जो भी एक्सपेंडिचर हैं उसका हिसाब किताब, एक्सपेंडिचर या कोई भी एक्टिविटी गवर्नमेंट में हो रही है तो उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं अंडर आरटीआई एक्ट। और उस डिपार्टमेंट के लिए मैंडेटरी होता है कि 30 दिन के अंदर, 30 दिन, 30 डेज का टाइम पीरियड है अंडर आरटीआई एक्ट, 30 दिन के अंदर हमें जवाब मिल जाना चाहिए जो भी हमारा सवाल किया गया है पब्लिक अथॉरिटी से। ठीक है, अगर 30 दिन के अंदर जवाब नहीं मिलता तो फिर केस किया जा सकता है। इंफॉर्मेशन कमिश्नर के ऑफिस होते हैं तो वहाँ पर केस फाइल किया जा सकता है, फिर वहाँ पर सुनवाई होती है। इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं, फिर वो डिपार्टमेंट के ऊपर पेनल्टी भी लगाते हैं, तो वहाँ पर क्यों आपने जवाब नहीं दिया 30 दिन के अंदर, ये सब होता है। तो मैंडेटरी होता है 30 दिन का टाइम पीरियड। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि 30 डेज का टाइम पीरियड होता है। अब प्रोसेस क्या होता है, मान लो कि हमें ओएनजीसी से कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है, ओएनजीसी के किसी डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन निकालनी है कि उन्होंने 100 कंप्यूटर खरीदे थे, किस प्राइस में खरीदे थे, ये इन्फॉर्मेशन निकालनी है। ओएनजीसी क्या करेगा, अपने यहाँ पर डिपार्टमेंट एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ओएनजीसी देहरादून मान लिया, उसको हम एड्रेस करेंगे टू पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर देहरादून। मतलब ये पब्लिक ओएनजीसी का ही कोई ऑफिसर होगा, उसे जिम्मेदारी दे दी जाएगी कि जितनी भी आरटीआई फाइल होती हैं आपको 30 डेज के अंदर जवाब देना है। तो हम एप्लीकेशन जो लिखेंगे, टू पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ओएनजीसी, काइंडली प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द परचेज ऑफ 100 कंप्यूटर्स ऑन डेट सो एंड सो, ऐसा करके हम मांगेंगे। और उसमें एक 10 रुपये की फीस रहती है। पोस्टल ऑर्डर होता है, इंडियन पोस्टल ऑर्डर, पोस्ट ऑफिस से मिल जाता है पोस्टल ऑर्डर। ठीक है, तो रजिस्टर्ड पोस्ट से हमें भेजना होता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को एड्रेस करते हुए, फिर 30 डेज के अंदर हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, फिर उसमें हम चेक कर सकते हैं कि भाई इन्होंने करप्शन करा है, किस रेट में करा है, नहीं करा है करप्शन, तो उसके बेसिस पे हम कंप्लेन कर सकते हैं कि भाई कंप्यूटर तो 35,000 का था मार्केट में, लेकिन इन्होंने 40,000 के रेट से प्राइस वगैरह दिया गया, जो कोटेशन वगैरह हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो उससे क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करता है आरटीआई, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स हो जाती है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाती है ऑफिसर्स की कि नहीं भाई हमें पूरा तरीके से चलना है, क्योंकि किसी ने आरटीआई फाइल करेगी तो पब्लिक में इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हुई रिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग आरटीआई रिक्वेस्ट इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हमारा आंसर है सी। ठीक है, तो एक तो ये है। उसके अलावा ये वाला जो अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है, कालीअट्टम फेस्टिवल रिसेंटली न्यूज़ में था, ये किससे एसोसिएटेड है? कालीअट्टम फेस्टिवल, तो कालीअट्टम फेस्टिवल ये डी, केरला से एसोसिएटेड है, केरला से एसोसिएटेड है। और ये कालीअट्टम फेस्टिवल एक थय्यन रिचुअल है, होता है थय्यन रिचुअल, आप नोट डाउन कर सकते हैं, थय्यन रिचुअल फॉलो किया। थय्यन रिचुअल में क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल जिसके ऊपर मतलब डिवाइन पावर आती है, वो पेंट वेंट करके रखते हैं अपने मुंह में, पूरा मेकअप वगैरह, और डिवाइन पावर आती है, डांस वगैरह भी करते हैं। इसके ऊपर ना एक मूवी बनी है कंतारा, आपने देखा होगा। कंतारा तो बेसिकली कर्नाटका के ऊपर बनी है मूवी कंतारा, काफ़ी सुपरहिट मूवी थी साउथ इंडिया की। और कंतारा जो मूवी है वो भूतकोला के ऊपर बनी है, भूतकोला, ये सिमिलर है, ये थय्यन रिचुअल। अब भूतकोला कर्नाटका में होता है, भूतकोला कर्नाटका। तो आप अगर गूगल सर्च करेंगे आपको दिखेगा भूतकोला, या कंतारा मूवी में आप देखेंगे तो उसमें
डिवाइन पावर, देवता आता है किसी के ऊपर और फिर वो क्या करता है, डिवाइन पावर होती है, फिर लोगों को आशीर्वाद देता है या जो भी है। तो वो कंतारा मूवी इसी के ऊपर बनी है, सुपर हिट हुई थी। तो ये तो कर्नाटका में है। तो सिमिलर जो थय्यन रिचुअल है वो केरला में होता है, कालियट्टम फेस्टिवल भी बोलते हैं। तो हमारा आंसर डी है, केरला इसका। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं कि क्या बोल रहे हैं इसमें। हाँ, अच्छा, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, जो भी आपको इसमें खुल के कमेंट करना, जो भी आपको पसंद आता है। कोई क्वेश्चंस वगैरह पूछना है आपको तो क्वेश्चंस वगैरह भी पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, एक 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी किसने ड्राफ्ट करी थी? ये के कस्तूरी रंगन है, के कस्तूरी रंगन। इनकी डेथ भी हुई है रिसेंटली, तो ये तब भी न्यूज़ में थे। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलेंगे प्रॉपर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कंसिडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेट्स रीजन स्टूडेंट्स कैन चूज 3 लैंग्वेज एज लॉन्ग एज एटलीस्ट 2 आर नेटिव लैंग्वेजेस। ये जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट। न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है उसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है। अब 3 लैंग्वेज जो फॉर्मूला है उसमें क्या है, उसमें ये बोला गया है कि जैसे उत्तराखंड है तो उत्तराखंड में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला न्यू एजुकेशन पर, स्कूल या कॉलेज हो, आप 2 नेटिव लैंग्वेज आपको लेनी है और तीसरी आपको नेटिव लैंग्वेज के अलावा कोई कन्नड़ ले ली, तेलुगु ले ली या कोई भी इंग्लिश ले लिया, कोई भी नेटिव लैंग्वेज के अलावा तीसरी कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पे एजुकेशन सिस्टम चलेगा, ठीक है। अब डिस्प्यूट क्या चल रहा है, जो है तमिलनाडु है, वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, सेंटर में बीजेपी है, तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास हिंदी इम्पोज की जा रही है, ठीक है, 3 लैंग्वेज फार्मूला में। अब वहाँ पर 3 लैंग्वेज में 2 नेटिव लैंग्वेज और एक कोई और लैंग्वेज ले सकते हैं। तो वो ये कह रहे हैं 3rd लैंग्वेज का मतलब ये हमारे पर हिंदी इम्पोज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उनका कहना है कि हम तो 2 ही लैंग्वेज के फॉर्मूले में चलेंगे, एक तो तमिल हो गया और दूसरा इंग्लिश हो गया, बस उसके हिसाब से चलेंगे एजुकेशन सिस्टम। भारत सरकार कह रही है कि नहीं, कि 2 नेटिव लैंग्वेज, एक फॉरेन लैंग्वेज या कोई भी आप ले सकते हैं। तो इसलिए ये काफ़ी न्यूज़ में चला है। तो स्टेट रीजन स्टूडेंट कैन चूज 3 लैंग्वेजेस एज लॉन्ग एज एटलीस्ट 2 आर नेटिव लैंग्वेज। 2 नेटिव लैंग्वेज होनी चाहिए और एक फॉरेन की कोई भी लैंग्वेज। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो इसमें करेक्ट है। सेकेंड, संस्कृत कंपलसरी लैंग्वेज इन द हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, ऐसा नहीं है, कंपलसरी कुछ नहीं है इसमें। 2 नेटिव लैंग्वेज लेनी है और तीसरी लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश वगैरह, फ्रेंच वगैरह कुछ लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसमें ये पूछा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाता है इसका क्वेश्चन नंबर 25 का ए। क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा आंसर ए हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, सयूनी दास ये न्यूज़ में रही है और शी बिकेम द फर्स्ट एशियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस विच फेमस स्ट्रेट। तो जो फेमस स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, उसको क्रॉस करा है सयूनी दास ने, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। सी हमारा आंसर है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है ना, ये यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट करता है, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। जैसे ये नॉर्थ अमेरिका है, ऊपर यूरोप है, तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यहाँ पर है, ये यूरोप हो गया और नीचे नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, सॉरी नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है। तो यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका को कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। सी हमारा इसका आंसर है। और इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये जो है अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरेनियन सी को भी कनेक्ट करता है। इस तरफ अटलांटिक ओशियन है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर में अटलांटिक ओशियन है और मेडिटेरेनियन सी है। तो ये इस वजह से भी न्यूज़ में रहा है सयूनी दास। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। हाँ, स्टॉकहोम इंटरनेशनल, स्टॉकहोम कहाँ है? स्वीडन में। पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट आई है 2020 से 24 की। अब इसमें लार्जेस्ट 2 चीज़ें हैं। सीपरी क्या करता है, पूरी दुनिया में ना रिसर्च करता है कि किस कंट्री के पास कितने वेपन हैं, कितने खरीद रहे हैं, कितने बेच रहे हैं, उसका पूरा किसके पास कितने न्यूक्लियर वेपन है, तो वो सारी चीज़ें सीपरी एक डेटा रिलीज़ करता है। तो 2020 से 24 का इसने डेटा रिलीज़ करा है। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कि सबसे ज़्यादा वेपन बेच कौन रहा है,
लार्जेस्ट एक्सपोर्टर की बात करें तो अमेरिका सबसे ज़्यादा हथियार बेचता है दुनिया में, 50% से ज़्यादा हथियार अमेरिका बेचता है। नंबर 2 पे फ्रांस है इस वाले टाइम पीरियड में, और फिर रशिया है तीसरे नंबर पे। इंपोर्टर की बात करें, लार्जेस्ट इंपोर्ट जो खरीद रहा है सबसे ज़्यादा वेपन, ठीक है, लार्जेस्ट इंपोर्टर जो खरीद रहा है, तो खरीदने की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा यूक्रेन ने खरीदा है। रशिया यूक्रेन वॉर है ना, तो यूक्रेन खरीद रहा है लगातार, जो वेस्टर्न नेशन है अमेरिका उनसे लगातार खरीद रहा है रशिया से लड़ने के लिए, तो यूक्रेन है। नंबर 2 पे इंडिया है और थर्ड नंबर पे कतर है। तो आपको ये पता होना चाहिए ये टॉप 3 एक्सपोर्टर, टॉप 3 इंपोर्टर सिपरी की रिपोर्ट में ये रहे हैं, और हमें पूछ रहे हैं लार्जेस्ट इंपोर्टर कौन है मेजर आर्म्स का, तो यूक्रेन है। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से यूक्रेन लगातार खरीदता जा रहा है। एक्सपोर्टर की बात करते हैं तो अमेरिका ही लार्जेस्ट एक्सपोर्टर होता। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।